मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से आपको रिप्रोडक्शन का आगे जो पार्ट है, टेस्टिस तक तो बताया था, लेकिन टेस्टिस के आगे का पार्ट है, यानी टेस्टिस के अंदर में जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये दो हार्मोन के कारण होता है। ये दोनों हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक है एफएसएच, दूसरा है एलएच। तो हम देखे थे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ इन द सेमिनी फेरस्टिब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो मेल गैमिट में हो, मेल गोनड में होगा, दैट इज टेस्टिस। और टेस्टिस का हम सेक्शन काट करके भी आपको बताए थे कि अगर सेक्शन देखेंगे तो इसमें ढेर सारा एंटीब्यूल्स होता है। अगर टीएस करेंगे टेस्टिस का तो इसमें जो सेल है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह का सेल शो करते हैं। एक तो जर्म सेल है और दूसरा सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल है। और ये दोनों सेल अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए, एफएसएच है यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन एक्टिवेट करता है दो अलग अलग सेल को। एक्टिवेट जर्म सेल, सर्टोली सेल को करेगा एफएसएच, एंड जर्म सेल को एक्टिवेट करेगा हमने यहाँ लिखा कि एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्टिवेट सर्टोली सेल एंड जर्म सेल रिस्पेक्टिवली। बट ये तो डायरेक्टली करता है, ये इनडायरेक्टली करता है। यानी अगर आप टेस्टिस का टीएस करते हैं तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे टिश्यू होता है। यहाँ पे टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये पहले भी हम बताए आपको। और इस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स वगैरह भी होगा, खास तरह का सेल भी होगा। और उस सेल को हम कहेंगे इंटरस्टिटियल सेल, इंक्लूडिंग इंटरस्टिटियल सेल्स और लाइडिक सेल। तो ये दोनों जो सेल है, ये सॉरी एक ही सेल है जिसको दो नाम से जानते हैं, उसको एक्टिवेट करता है कौन? एलएच। और तब ये एक हार्मोन रिलीज करता है, रिलीज्ड एंड एंड्रोजन हार्मोन। और जो मेन एंड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन।
देखिए ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक्टिवेट करेगा किसको, ये एक्टिवेट करेगा जर्म सेल्स को, और तब जो प्रोसेस होगा उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट हम अगर स्टेज की बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो हम देखते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसका कितना स्टेजेज होता है। ये 3 स्टेजेस में पाया जाता है। तो पहला स्टेज जो होगा वो माइटोसिस का होगा, और उसके बाद मियोसिस होगा। तो आप देखें क्या है ये 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। पहला है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है फेज ऑफ ग्रोथ, और तीसरा है फेज ऑफ मैचुरेशन। अगर इसको हम फिगर से दिखाएं तो ये पार्ट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, एक हिस्सा हम उसका ले लेते हैं, और ये जर्म सेल है, बीच बीच में सर्टोली सेल है, इसको हम जर्म सेल या जर्मिनल इपिथेलियम कहेंगे। ये सर्टोली सेल है। तो यहाँ भी देखिए पहला फेज होगा, इसको कहेंगे फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट फेज है। फिर उसके बाद दूसरा फेज होगा, उसके बाद हम तीसरा फेज दिखाएंगे। तो पहले फेज में क्या होता है, लगातार माइटोसिस होगा, सेल बनेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन सॉरी टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन के कारण, यानी एंड्रोजन, इट इज ए टाइप ऑफ एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट करता है इसको, और तब यह ढेर सारा सेल बनता है। तो ये डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होगा तो माइटोसिस होगा, तो जितना भी सेल बनेगा वो सब डिप्लॉयड होगा। तो इसको हम कहते हैं स्पर्म मदर सेल, और स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। अब यहाँ पर दूसरा हार्मोन जो है वो, ये तो मल्टीप्लिकेशन होगा ढेर सारा, एक नहीं कई बनेंगे। जब हम यहाँ तक एरो दिए हैं तो हम यहाँ तक सेल दिखा देंगे। अब इसमें ग्रोथ होगा, फेज ऑफ ग्रोथ, तो इसका साइज बढ़ेगा। तो ये भी डिप्लॉयड है, जितना भी है ये डिप्लॉयड है। ग्रोथ होगा अंडर द कंट्रोल ऑफ दूसरा हार्मोन है सर्टोली सेल। दूसरा हार्मोन है एफएसएच, जो कि इफेक्ट करेगा सर्टोली सेल को। एफएसएच, और तब ये कन्वर्ट कर जाएगा, ये भी 2N है, इसको कहेंगे प्राइमरी oocyte। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो मेल गैमीट यानी टेस्टिस में हो तो आफ्टर बर्थ एंड आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन। लेकिन फीमेल के केस में हम अगर ओजेनेसिस की बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि बिफोर बर्थ एंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है, यानी गैमिट बनने का प्रोसेस माँ के शरीर में ही फीमेल इंडिविजुअल में होता है। लेकिन मेल इंडिविजुअल में आफ्टर बर्थ एंड आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन होता है। तो ये तो लगातार डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद ये इसके कारण ग्रो करेगा। इसके बाद एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं फेज ऑफ मैचुरेशन। ये इक्विवेलेंट टू मियोसिस है।
अब मियोसिस में आपको पता है फेज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन एंड फेज ऑफ सेकेंड माइटोटिक या ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहते हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू माइटोसिस होता है। सेकेंड माइटोटिक और मियोटिक कहेंगे। इसी को ये इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस होगा तो यहाँ तो पहले क्या होता है, पहला फेज है मियोटिक यानी रिडक्शनल डिवीजन, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। तब यहाँ पे 2 सेल बनेगा और साइज दोनों का सेम होगा, और तब हम इसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मेटोसाइट। अब इसमें फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन होगा और तब ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2n था तो यहाँ nn हो गया। यहाँ पे ये माइटोसिस हो रहा है यानी इक्विवेलेंट डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन भी कहेंगे इसको। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये n n n n, तब इसको हम स्पर्मेटिड कहेंगे। ठीक है। लेकिन आपको पता है जो मेल गैमिट होता है वो टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो यहाँ के बाद जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यानी इसमें चेंज होगा। तब हम इसको कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, और फाइनली ये स्पर्म के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। तो मतलब ये जो डिप्लॉयड है, एक अगर हम स्पर्म मदर सेल रहते हैं लेते हैं तो 4 बनता है। तो एट ए टाइम काफ़ी संख्या में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ईच मिनट करीब 1500 स्पर्म बनता है, और ड्यूरिंग एजुलेशन 250 टू 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है। अब हम एक स्पर्म की बात करें, यानी इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने बताया कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जिसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, जर्म सेल एंड साटोली सेल। और ये जो जर्म सेल होता है ये अंडर कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एलएच के कंट्रोल में होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जबकि दूसरा सेल साटोली सेल जो होता है वो डेवलपिंग स्पर्म को ग्रो करने के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो साइज में ग्रो करेगा। तो पहले तो ये मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके ढेर सारा स्पर्म मदर सेल बनेगा, और प्रत्येक स्पर्म मदर सेल में प्रोसेस होगा जो आगे का प्रोसेस है। तो पहला फेज है, ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, तीसरा फेज है। पहला फेज है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा फेज ऑफ ग्रोथ, तीसरा फेज ऑफ मैचुरेशन। ये जो तीसरा फेज है ये मियोसिस है। आपको भी पता है मियोसिस में क्या होता है, पहला रिडक्शनल डिवीजन होता है और दूसरा इक्वेशनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो होता है हेप्लॉयड में बदल जाता है, और फिर इक्वेशनल डिवीजन में जो हेप्लॉयड बना वो फिर से माइटोसिस के द्वारा उतना ही क्रोमोसोम की संख्या वाला सेल बन जाता है। तो 1 से 4 सेल बनता है, तो उसको स्फेरिकल स्पर्मेटिड कहते हैं। ये स्फेरिकल फॉर्म में होगा, लेकिन ये जब चेंज करता है अपना फॉर्म तब हम उसको स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये जब रिलीज होगा
डक्ट में, तो इसको हम स्पर्मिएशन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम एक स्पर्म की बात करें। स्पर्म और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये आपको स्पर्म का, ओवरी का, टेस्टिस का और एग का, ग्रेफियन फॉलिकल का, जितना नाम लिए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके फिगर का आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइदर 10 हो या 12 हो, दोनों ही में आता है ये। 10 में क्या होगा, फिगर बना रहेगा तो बताएगा कि आप उसको लेबल करिए, और 12 में क्या है कि आपको फिगर बना करके उसको लेबल करना रहता है, यही अंतर रहता है। बट प्रैक्टिस तो आपको करते ही रहना, चाहे 10 में पढ़ते हो या 12 में। आप अगर फिगर का प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते हैं तो लैंग्वेज ज़्यादा आपको यूज करना नहीं पड़ेगा, और मार्किंग भी मैथ की तरह आपको 90% मिलेगा, वरना आप 45-50 में ही लटकते रहेंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिगर वगैरह पे। अगर हम स्पर्म की बात करेंगे तो इसको कहेंगे द मेल गैमिट, which the male gamete which are produced in the seminiferous tubules of testis is called sperm और स्पर्मेटोजोआ। अगर हम इसका आपको फिगर का लेबलिंग करना वगैरह रहेगा तो आप देखिए, इसमें सबसे ऊपर में बनाते हैं एक क्रोमोसोम जो कि कॉनिकल स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे हम इसका नेक बनाते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एक्रोजोम का है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका न्यूक्लियस है, यानी क्रोमोजोम यहाँ पे होगा। ये हो गया एक्रोसोम। एक्रोजोम को हम मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी भी कहेंगे क्योंकि इंजाइम होता है। और ये न्यूक्लियस है, और यहाँ चूंकि ये एक प्रोसेस के तहत हुआ है गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाएगा, हेप्लॉइड है। और ये है यहाँ पे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और उसके बाद जो है इसका मिडिल पीस होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल होता है या क्लाउड इसको कहते हैं। यहाँ पे डिस्टल है, यहाँ से एक लेयर बनाएंगे और ये टेल के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। इस तरह से हम इसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के रूप में बनाएंगे। देखिए इसीलिए इसको हम स्पाइरल कहते हैं। तो ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल है। ये टेल फाइबर है। तो यहाँ पे जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल उसका अपना खास रोल होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के क्रम में जब एंट्री करता है स्पर्म, और जब इंटर करता है वो एक साइटोप्लाज्म में, तो सिर्फ इसमें न्यूक्लियस ही नहीं जाना चाहिए बल्कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही मस्ट है, क्योंकि आफ्टर एंट्री फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्लीवेज के लिए इसका होना जरूरी है। क्योंकि एक साइटोप्लाज्म में कोई सेंट्रोसोम वगैरह नहीं होता तो फिर सेल डिवीजन मुश्किल है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये मस्ट है। तो ये वाला पार्ट को हम हेड कहेंगे, इसको नेक कहेंगे, ये इसका मिडिल पीस है, और ये इसका टेल है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम अगर देखेंगे तो लिखेंगे टिपिकल
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो ये इसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। जैसे पहला हम हेड लिखेंगे, इट इज इंटीरियर मोस्ट पार्ट इन विच एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस का मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड नहीं। यहाँ पे एक्रोसोम का काम है एंजाइम प्रोवाइड करना, न्यूक्लियस का काम है डीएनए प्रोवाइड करना। हेयर एक्रोसोम प्रोवाइड enzymes collectively called sperm lysine। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा, तो वहाँ कई लेयर को डिस्ट्रॉय करना रहता है, डाइजेस्ट करना रहता है, और तब इसका जो एग मेम्ब्रेन है के संपर्क में आता है स्पर्म का मेम्ब्रेन, और तब फ्यूजन होता है। और दूसरा आपका न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस प्रेजेंट behind the acrosome which is always haploid। ये हैप्लॉइड इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है किसी भी इंडिविजुअल में जितना क्रोमोजोम है उसके संतान में उतना ही क्रोमोजोम होना चाहिए। तो अगर मेल गैमीट है और उसमें क्रोमोजोम की संख्या 2n है और फीमेल गैमीट में 2n है तो 4n हो जाएगा। तो मेल इंडिविजुअल में पेरेंट में 2n है और फीमेल पेरेंट में भी 2n है, तो जब तक वो हाफ नहीं होगा तो फिर 2n मेंटेन नहीं करेगा। तो ये जो ऑर्गन होता है टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, वो उसको हाफ करता है। और जो प्रोसेस है उसको हम बताया अभी अब स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो हेप्लॉइड होगा और वो हेप्लॉइड न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा, यानी 2n के पोजीशन में आ जाएगा। तो पहला जो पार्ट है वो हेड है और दूसरा पार्ट इसका है नेक। इट इज प्रेजेंट in between head and middle piece। It consists of only centriole। This centriole is essential for not only fertilization but also for the process of cleavage। और ये क्यों? इट इज ड्यू टू absence of centrosome in the egg cytoplasm। It is due to absence of centrosome। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल आप अगर पढ़े होंगे तो देखिए एक सेल है और सेल के ऊपर में इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये जो दो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये सेंट्रियोल है। 2 सेंट्रियोल होता है।
ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है एक्रोजोम का, इस तरह से जो हम बना रहे हैं, और यहाँ ये जो बना रहे हैं सेंट्रियोल, ये डिवाइड करके सेंट्रोसोम में बदल जाता है एक साइटोप्लाज्म में जाने के बाद। और वो ना सिर्फ फ्यूज करवाता है मेल न्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस को, बल्कि आगे चल के वो जायगोट बनने के बाद उसका डिवीजन भी करवाता है। निक के बाद है इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम इन द फीमेल गैमीट और एग। यहाँ पे एग के बारे में बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो एग तो कई तरह का होता है। एक जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है फर्टिलाइजेशन के पहले, एक फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड हुआ वो, और एक वैसा एग जो आफ्टर एग लेइंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर में कैल्सीफाइड लेयर होता है। तो यहाँ एक का मतलब होता है, यहाँ एक का मतलब है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte बिफोर फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट कर जाता है ओटिड में। तो ये नेक में जो सेंट्रियोल होता है वो उसको कन्वर्ट करता है सेकेंडरी oocyte से ओटिड में या एग में। इसके बाद हम बोलेंगे, इसका तीसरा पोर्शन है मिडिल पीस। ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से जो फिलामेंट चलेगा उसके बीच में ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, और एक स्पर्म का मूवमेंट पर मिनट 3 to 4 मिलीमीटर होता है, और फीमेल गैमिट में वो मूव करता है। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और जो टेल होता है स्पर्म का, जो टेल होता है वो डायरेक्शन देता है, तो डायरेक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो मिलता है इसी से। तो लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन नेक एंड द टेल। Several mitochondria present in it as mitochondria spiral और इसको माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड भी कहते हैं। और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो चौथा है लेयर इसका, उसको हम कहते हैं टेल। टेल है, इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ sperm which consist of tail fiber. It provide not only direction of a sperm into female reproductive organ, or uterus and oviduct, but also provide a speed to reach the site of fertilization. और ये जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला ऑफ
ओविडक्ट होता है। अलग बात है एट ए टाइम 250 टू 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है, तो उसमें मात्र 1000 ही पहुंच पाता है ओविडक्ट में, और उस 1000 में सिर्फ एक ही है वो फ्यूज कर पाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये मेल के केस में आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन होता है, और इसमें हमने आपको बताया 4 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज में पहला स्टेज है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन जो होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ आपको एलएच रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर दूसरा हार्मोन है सर्टोली सेल, दूसरा हार्मोन है आपका एफएसएच जो सर्टोली सेल को अफेक्ट करता है, उसके यानी कि डेवलपिंग स्पर्म जो मल्टीप्लाई करता है। यानी पहला जो फेज होता है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला फेज हुआ उसमें लगातार डिवीजन होता है सेल में, जर्मिनल एपिथेलियम में, और ढेर सारा सेल बनता है, तो उसको स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, वो भी डिप्लॉयड होगा। इसके बाद वाले फेज में जो एफएसएच के कारण ग्रो करता है तो उसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, और प्राइमरी oocyte के बाद जो फेज होता है उसको हम कहते हैं फेज ऑफ मैचुरेशन, यानी ये इट इज़ फेज ऑफ मियोसिस। और आपको पता है ये तो आप 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में, तो मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन या क्वेश्चनल डिवीजन होता है। तो जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, सॉरी oocyte नहीं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो डिवीजन होगा तो पहला रिडक्शनल डिवीजन होगा और ढेर सारा बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। अब उस सेकेंडरी oocyte में फिर एक चेंज आएगा, माइटोसिस हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस में 2 फेज तो होता ही है, रिडक्शनल इक्वेशनल डिवीजन। तो वो क्या बनेगा, ढेर सारा स्फेरिकल फॉर्म में बदल जाएगा और उसको कहेंगे स्पर्मेटिड। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये फॉलो होता है एक खास फेज में जो कि उसके फेस उसके शेप को चेंज करता है, और उस शेप को हम कहते हैं टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, एंड द फेज को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्मियोजेनेसिस बन गया, स्पर्मोजेनेसिस हो गया, तब वो पूरा का पूरा स्पर्मेटिड जितना भी बना वो सब एक टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर में बदल गया, जिसमें एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, नेक है, मिडिल पीस है एंड टेल है, और तब एक स्पर्म पूरा बन जाता है और वो एक्टिव होता है। तो उस एक्टिव स्पर्म में 250 में 60% जो होता है वो नॉर्मल होता है और 40% होता है वाइग्रस होता है। उस 40% में कुछ ही जो स्पर्म है वो इंटर कर पाता है ओविडक्ट में, और एक ही स्पर्म जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो फर्टिलाइज कर पाता है। तो जो टेस्टिस में बना वो वहाँ से निकल करके जाएगा एक खास एसेसरी डक्ट में जिसको रेटी टेस्टिस कहते हैं, वहाँ से जाएगा भाषा एफ्रेंसिया में, वहाँ से जाएगा वो एपिडाइमिस में, वहीं स्टोर रहता है। और ये जो स्टोर होता है वो टेस्टिस बॉडी के बाहर होता है, वो पेल्विक कैविटी में होता है, लेकिन उसके बाद वहाँ स्टोर हुआ न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, और जिस समय एजैकुलेट होगा वो वहाँ से चलेगा और एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, वहाँ से वो एजाकुलेटरी डक्ट में जाएगा। एजाकुलेटरी डक्ट में आने के पहले उसको फ्लूइड मिलता है जो कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से मिलता है, जिसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। तब वह एक मीडियम उसको मिल जाता है फ्लो करने के लिए, मूव करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और कंट्रैक्शन के लिए। तब वहाँ से वो चलेगा, शरीर से रिलीज होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आकर अपना काम वो करेगा, यानी वहाँ जा कर के फेवरेबल कंडीशन हुआ तो फर्टिलाइज करेगा, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस क्लास में हमने आपको यहाँ तक बताया। अगले क्लास में हम आपको इसके डक्ट से रिलेटेड और ग्लैंड से रिलेटेड बात बताएंगे। तो इस जितना भी बताया है इसको आप पूरी अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।